3 जनवरी साल 2026 को तो गजब हो गया। Place called Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी पर हमला कर दिया, कई इलाकों पर हमला कर दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके पत्नी को कब्जे में ले लिया। सिर्फ ये वेनेजुएला की बात नहीं है, आप देखेंगे जितने भी लैटिन अमेरिकन देशों में ऐसी सरकारें बनी जिन्होंने कहा कि उनके संसाधन उनके लिए हैं, वो एक स्वतंत्र देश हैं और वो किसी की दादागिरी को, किसी के भी प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते, अपनी स्वतंत्रता को असर्ट करते हैं। बेसिकली उनके खिलाफ या तो उनकी सरकारों को मिलिट्री कू के द्वारा हटा दिया गया, जिसमें हजारों लोग मारे भी गए, या उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि जो सरकारें हैं वो अधिनायकवादी सरकारें हैं, वो डिक्टेटरशिप है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। इसके अलावा दूसरे भी खनिज संसाधन हैं जिनको अमेरिका के आर्थिक विकास के लिए जिनकी जरूरत है, और खास करके तब जब अमेरिका के खुद के तेल के संसाधन जो हैं वो डिप्लीट हो गए हैं, वो एक तरह से खत्म होने की कगार पे हैं। ये सिर्फ वेनेजुएला के साथ नहीं हुआ, ये दुनिया भर में हुआ, ईरान के साथ हुआ, इराक के साथ हुआ, दुनिया मिडिल ईस्ट के दूसरे पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के साथ हुआ, लैटिन अमेरिका के कई दूसरे देशों के साथ भी इस तरह की चीजें हुई जहां जहां भी तेल के संसाधन थे। जो अमेरिका में फेंटेनिल, जो एक तरीके से घातक एक तरीके से मादक पदार्थ है, उसकी सप्लाई में मदुरो का हाथ है। बिना किसी सबूत के इस तरह के आरोप लगाए गए और मीडिया का इस्तेमाल करके इसको पूरी तरीके से फैलाया जाने लगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका वहां पे जिनको अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है, मकाडो, उनका भी बहुत बड़ा, उनका एक एनजीओ है, उनका एक तरीके से कहिए ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ग्रुप, व्हाटएवर आप जो कहना चाहे कहिए, उसका काम ही यही था कि दिन रात इस बात को फैलाना। बैलेंस की राजनीति जो उभर रही थी, अमेरिका के डोमिनेंस को चैलेंज करने की जो राजनीति उभर रही थी, उसके खिलाफ अमेरिकी साम्राज्यवाद ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हल्ला बोल दिया है। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का रिश्ता बहुत लंबे समय से तनावपूर्ण रहा है, बहुत ज्यादा जटिल रिश्ता रहा है। 3 जनवरी साल 2026 को तो गजब हो गया। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी पर हमला कर दिया, कई इलाकों पर हमला कर दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके पत्नी को कब्जे में ले लिया। अब उन पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा और अमेरिका का यह कहना है कि जब तक नई सरकार वेनेजुएला में नहीं आ जाती है तब तक अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। अमेरिका का यह आरोप है कि वेनेजुएला ड्रग तस्करी का गढ़ बनते जा रहा था और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में एक है। तो चलिए इस विषय को विस्तार से समझते हैं, इसकी पूरी परतों को खोलते हैं और हमारे साथ हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों के पत्रकार अब्दुल रहमान। तो अब्दुल जी, आपसे पहला सवाल यह होगा कि जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का बहुत लंबा संघर्ष रहा है, बहुत लंबा तनावपूर्ण रिश्ता रहा है, थोड़ी उसे बताइए विस्तार से, और थोड़ा वेनेजुएला देश को भी बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को, ताकि वो भी समझ पाए कि यह देश कहां पर है, उसकी आबादी कितनी है, वो अर्थव्यवस्था कैसी है, वहां पे सरकार की क्या स्थिति है, कि पूरी पृष्ठभूमि तैयार। अजय, वेनेजुएला कैरेबियन सी में, पैसिफिक में एक तरीके से एक देश है जो लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। दूसरे लैटिन अमेरिकन देशों की तरह यूरोप के किसी ना किसी देश का उपनिवेश रहा, स्पेन का उपनिवेश रहा बहुत सालों तक, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स प्लस, मोर देन 100 ईयर्स प्लस उपनिवेश रहा। फिर ये बाद में उपनिवेशवाद से आजादी के बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सरकारें बनी वो अमेरिका के एक तरीके से प्रभाव में रही हमेशा से। अमेरिका ने एक मुनरो डॉक्ट्रिन लागू किया था 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के आखिर में, जिसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे मुनरो, उन्होंने कहा था कि लैटिन अमेरिका के सारे देश बेसिकली हमारा एक तरीके से बैकयार्ड है, हिंदी में कहें तो हमारा पिछवाड़ा है, जिसमें हम जो चाहे हम कर सकते हैं अपने, और उसमें हम किसी भी तरह के दूसरे देशों की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तरीके से उपनिवेशवाद की आजादी के बाद भी हम कह सकते हैं कि ये ज्यादातर लैटिन अमेरिकन देश इंक्लूडिंग वेनेजुएला अमेरिका के प्रभाव में रहे
वहां पे जो सरकारें बनी वो जो उन्होंने जो नीतियां लागू की वो बेसिकली अमेरिका के एक तरीके से कहिए पक्ष में वो नीतियां थी जो अमेरिका को बेनिफिट जो फायदा पहुंचा सकती थी उसी तरह की नीतियां थी। तो इसमें एक ये बदलाव आया उपनिवेशवाद, ये कब तक उपनिवेश था वेनेजुएला? कुछ टाइम पीरियड बता दें अगर। वेनेजुएला वेनेजुएला की आजादी की लड़ाई बोलीवार सिमोन बोलीवार वहां के जो आजादी के नेता थे वो 19वीं शताब्दी के शुरू के दशक में लड़ी गई और स्पेनिश कॉलोनी को डिफीट किया गया। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक एक उपनिवेश था, लेकिन उसके बाद से 19वीं शताब्दी के शुरू से शुरुआती दशकों में इनको आजादी मिली और फिर वहां पे स्थानीय सरकारें बनी ऑफ कोर्स। बट जैसे मैंने कहा जैसे जैसे अमेरिका मजबूत हुआ अमेरिका ने एक तरीके से अपना डोमिनेंस अपना हेजेमनी उन एरियाज में एस्टैब्लिश किया और कहा कि वहां की जो सरकारें हैं उनको मजबूर किया कि वहां की नीतियां ऐसी बनाई जाएं जो अमेरिका के हितों को की रक्षा करती हों, उसके विरुद्ध न जाती हों। और उनकी हितों का हित कौन सा हित उनका है कौन सा नहीं है इसकी भी परिभाषा अमेरिका ने डिसाइड की। ये नहीं डिसाइड किया कि सारे लोगों ने मिलकर उसको डिसाइड किया कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो जैसे ये सारे लैटिन अमेरिकन देश खनिज संसाधनों से धन पूर्ण थे, तो इनके खनिज संसाधनों पर, इनकी जमीन पर, यहाँ के लोगों पर, सस्ते मजदूर के लिए या जो भी कहिए, सब चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया, इस तरह की नीतियां बनाई गई जिसका कि ज्यादा से ज्यादा दोहन अमेरिका के हित के लिए, अमेरिका के आर्थिक और सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाए। तो ये चलता रहा, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसमें बदलाव हुआ, एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ जब 2001 में वहां पे हुगो चावेज के नेतृत्व में एक तरीके से क्रांति हुई और उस क्रांति ने एक ऐसी सरकार को स्थापित किया जिसने कहा कि वेनेजुएला की जो संसाधन है और वो उनके अपने हैं, उनका इस्तेमाल उनके लोगों के भलाई के लिए किया जाएगा और वेनेजुएला किसी के उपनिवेश के तौर पे अब नहीं रहेगा, वो एक स्वतंत्र देश के तौर पे अपने आप को स्थापित करेगा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। तो इसी दिन से आप कह सकते हैं, जिस दिन से हुगो चावेज वहां के राष्ट्रपति बने, तब से लेकर अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा कि वहां पे जो सिर्फ ये वेनेजुएला की बात नहीं है, आप देखेंगे जितने भी लैटिन अमेरिकन देशों में ऐसी सरकारें बनी जिन्होंने कहा कि उनके संसाधन उनके लिए हैं, वो एक स्वतंत्र देश है और वो किसी की दादागिरी को, किसी के भी प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते, अपनी स्वतंत्रता को असर्ट करते हैं। बेसिकली उनके खिलाफ या तो उनकी सरकारों को मिलिट्री कू के द्वारा हटा दिया गया जिसमें हजारों लोग मारे भी गए, या उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि जो सरकारें हैं वो अधिनायकवादी सरकारें हैं, वो डिक्टेटरशिप है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो यही हुआ वेनेजुएला के साथ भी। खास करके हाँ, ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, जो आप खनिज संसाधनों को बता रहे हैं, किस तरह के खनिज संसाधन, और ये भी देखने को आ रहा है कि मतलब कि 1999 या 2001 में ही वहां पे राष्ट्रीयकरण हुआ, तेल का नेशनलाइजेशन हुआ। उसके पहले अमेरिकी कंपनियां भी आती थी और तेल का उत्पादन में उनका हिस्सा हुआ करता था, और आप बता भी रहे हैं कि अमेरिका जो चाहता था उस तरह से काम करवाता था वहां पर। तो थोड़ा इसको भी बता दीजिए कि वहां पे संसाधन क्या है और किस तरह से अमेरिका उनका दोहन कर रहा था और बदलाव कब से शुरू हुआ। अजय देखिए, वेनेजुएला, अगर हम सिर्फ वेनेजुएला की बात करें, ऐसे पूरे लैटिन अमेरिका में अलग अलग तरह के संसाधन है। जैसे स्पेनिश कॉलोनीज के समय वहां पे चांदी और सोने का माइनिंग किया जाता था, जो कि ये दोनों चीजें वहां पे बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं, जिसका माइनिंग करके आज हम कह सकते हैं यूरोप अमीर बना हुआ है इन्हीं जगहों का दोहन करके। लेकिन अगर हम वेनेजुएला की सिर्फ बात करें तो वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। इसके अलावा दूसरे भी खनिज संसाधन हैं जिनको अमेरिका के आर्थिक विकास के लिए जिनकी जरूरत है, और खास करके तब जब अमेरिका के खुद के तेल के संसाधन जो हैं वो डिप्लीट हो गए हैं, वो एक तरीके से खत्म होने की कगार पे हैं। तो अमेरिका ने सिर्फ ये वेनेजुएला के साथ नहीं किया कि उनके तेल के दोहन के लिए अपनी कंपनियों को वहां भेजा, उनकी कंपनियों ने अपनी मनमर्जी से तेल का उत्पादन किया, और
जो लोगों का हिस्सा होना चाहिए उत्पादन में, जो कि चूंकि संसाधन वेनेजुएला का है, तो अगर उनका जो वाजिब हिस्सा था वो हिस्सा भी उन्होंने नहीं दिया और मनमर्जी से दाम तय किए कि हम आपको कितना हिस्सा देंगे, अगर देंगे भी तो। ये सिर्फ वेनेजुएला के साथ नहीं हुआ, ये दुनिया भर में हुआ, ईरान के साथ हुआ, इराक के साथ हुआ, दुनिया मिडिल ईस्ट के दूसरे माने पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के साथ हुआ, लैटिन अमेरिका के कई दूसरे देशों के साथ भी इस तरह की चीजें हुई, जहां जहां भी तेल के संसाधन थे। तो अमेरिकी कंपनीज, चूंकि उनके पास पैसा था, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उस पैसे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया कि वेनेजुएला के अशासक वर्ग के साथ एक तरीके से सहयोग करके उनको अपने खरीद के, उनको दबाव डाल के, जैसे भी हो, वहां पे संसाधनों का संपूर्ण दोहन किया अपनी मनमर्जी से, अपनी शर्तों पे। उसमें कोई भी आम वहां की लोकल जनता की भलाई, आप देखेंगे वेनेजुएला, जैसे मैंने कहा कि 2001 तक, जब नेशनलाइजेशन से पहले तक, वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों, तेल के उत्पादकों और निर्यातकों में से एक था। लेकिन इसके बावजूद भी, चूंकि इसकी आबादी सिर्फ 3 करोड़, 3-3.5 करोड़ है, जो हमारे केरल राज्य के आबादी के बराबर है, और लेकिन ये देश बहुत बड़ा है, ज्योग्राफिकली अगर देखें तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन आबादी बहुत कम है इसके, और संसाधनों से भरा पूरा है। इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो एक वेनेजुएला दुनिया के उन देशों में शुमार था जो सबसे ज्यादा आर्थिक असमानताएं पाई जाती थी। तो एक जो तेल का उत्पादन हुआ और जो संसाधनों का दोहन हुआ, उसका फायदा सिर्फ उन छोटे वर्ग का हुआ। एक तरीके से कहिए 10%, टॉप 10% आबादी थी, जो दुनिया की सबसे अमीर वर्गों में से सम्मिलित थी, क्योंकि उसके पास उस तेल के संसाधनों का दोहन का फायदा उनको मिला। लेकिन ज्यादातर आबादी जो थी वो गरीबी में रह रही थी, झुग्गियों में रह रही थी, उनके पास रहने के बेसिक साधन भी उपलब्ध नहीं थे। तो जब नेशनलाइजेशन हुआ, उस तेल से जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को शेयर करने का काम आम जनता के बीच में जो हुगो चावेज और बाद में मदुरो की सरकारों ने किया। लेकिन वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे उसको भी एक तरीके से अमेरिका के प्रभाव के कारण वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये तो पृष्ठभूमि बन गई। अब ये बताइए कि अब जो हुआ है 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला किया, ये क्या हुआ है? जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें सत्यता कितनी है? ये पूरी पृष्ठभूमि को साथ लेते हुए अगर आप देख रहे हो तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, अमेरिका के, खास करके अमेरिका के जो संपत्तिशाली वर्ग हैं, जो पैसे वाले बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको ये बिल्कुल ही नहीं लुभा रहा था कि वेनेजुएला, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा तेल का भंडार है, वो एक ऐसी नीति बनाता है जिससे कि उनको वहां जाके अपनी मनमर्जी से उनके संसाधनों को दोहन करने की आजादी नहीं मिल रही थी। तो क्योंकि वेनेजुएला ने, जैसे मैंने कहा, कि वो अपनी शर्तों पे तेल का उत्पादन करना चाहता था और उसका इस्तेमाल अपनी जनता की भलाई के लिए करना चाहता था, तो वो चाहते थे कि वहां पे एक ऐसी सत्ता आए जो उनको अपनी मर्जी से काम करने, वहां पे तेल का दोहन करने की आजादी दे सके। और इसीलिए वो लगातार दबाव डाल रहे थे, पहले हुगो चावेज पे डाला, फिर मदुरो के ऊपर डाला कि आप ये जो नीतियां हैं अपनी बदलिए, हमें हमारी कंपनियों को आने दीजिए और हमें अपनी शर्तों पे तेल का उत्पादन करने दीजिए, फिर हम आपसे हमें दूसरा बैर नहीं है। लेकिन इन शासकों ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जब आप आएंगे तो आप अपने साथ औपनिवेशिक दबाव को, औपनिवेशिक नियंत्रण को भी लेके आएंगे। तो इस कारण से एक मनमुटाव था। तो क्या किया अमेरिका ने? अमेरिका और उसके दूसरे एक तरीके से कहिए सहयोगियों ने एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया वेनेजुएला के खिलाफ कि वेनेजुएला एक डिक्टेटरशिप है। जब तक हुगो चावेज थे तब तक डिक्टेटरशिप था, सिर्फ डिक्टेटरशिप था। लेकिन जब हुगो चावेज के मरने के बाद 2013-14 में मदुरो जब सत्ता में आए, तो उन्होंने कहा कि मदुरो का इलेक्शन ही लीगल नहीं है। उनका जो इलेक्शन हुआ है वो रिगिंग हुई है उस इलेक्शन में। फिर बाद में उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि मदुरो बेसिकली एक दुनिया भर में ड्रग की सप्लाई करने के लिए में इन्वॉल्व है। वो ड्रग माफिया चलाते हैं, ड्रग माफिया के हेड हैं। और जो अमेरिका में फेंटेनिल, जो एक तरीके से घातक, एक तरीके से मादक पदार्थ है, उसकी सप्लाई में मदुरो का हाथ है। बिना किसी सबूत के इस तरह के आरोप लगाए गए और मीडिया का इस्तेमाल करके इसको पूरी तरीके से फैलाया जाने लगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका
वहां पे जिनको अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है, मकाडो, उनका भी बहुत बड़ा, उनका एक एनजीओ है, उनका एक तरीके से कहिए ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ग्रुप, व्हाटएवर आप जो कहना चाहे कहिए, उसका काम ही यही था कि दिन रात इस बात को फैलाना कि मडूरो जो है एक ड्रग माफिया है, और मडूरो का इलेक्शन रिग्ड था, मडूरो ऑथोरिटेरियन है, और ये करते हुए बेसिकली इन्हीं कारणों से उनको नोबेल पीस प्राइज मिला, क्योंकि वो अमेरिका प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही थी। तो इन आंतरिक और बाहरी दोनों, बाय द वे मकाडो पहली नहीं थी, इसके पहले अमेरिका ने मदुरो के खिलाफ एक कैंडिडेट को खड़ा किया, हुआन ग्वाडो, उनको कहा कि वो राष्ट्रपति है, मदुरो राष्ट्रपति नहीं है। तो बहुत सारी कोशिशें की गई पहले, लेकिन वो सारी कोशिशें सफल नहीं रही मदुरो को हटाने की। बहुत बार कू अटेम्प्ट किया गया, वो फेल हो गया। जैसे मैंने कहा, अपोजिशन लीडर्स को बल दे के उनको बढ़ावा दिया गया कि वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करे मदुरो के ऊपर, वो सब फेल हो गया। इसके बावजूद मदुरो पिछला इलेक्शन जीते। तब से जब से ट्रम्प सत्ता में आए, उन्होंने बेसिकली कहा कि ये अब बर्दाश्त के बाहर है, और इसी का नतीजा था कि वो इन सारे आरोपों को लेकर वे एक तरीके से कैरिबियन में अपना अब तक का अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा एक तरीके से कहिए नेवल ब्लॉकेड उन्होंने खड़ा किया कैरिबियन में, और वेनेजुएला पे को बहुत दिनों से घेर कर रखा है। ऑलमोस्ट अगस्त से, पिछले साल अगस्त से ये चीजें चल रही हैं, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि एक तरीके से मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की वेनेजुएला की जनता पे, कि वेनेजुएला की जनता मदुरो के खिलाफ विद्रोह करे। सैंक्शंस तो लगे हुए थे, एक आर्थिक परेशानियां तो जनता को थी ही, इसके साथ साथ जब ब्लॉकेड हो रहा है तो एक तरीके से जनता को उकसाने की कोशिश की गई कि वो मदुरो के खिलाफ खड़ा हो। लेकिन जब जनता खड़ी नहीं हुई तो उन्होंने, ऑफ कोर्स वेनेजुएला के पास सामरिक शक्ति बहुत कम है, वो उसकी उतनी क्षमता नहीं है, जैसे मैंने कहा बहुत छोटा देश है। तो इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हुए कि वो वेनेजुएला सामरिक रूप से एक कमजोर देश है, उन्होंने क्या किया कि 3 जनवरी को रात में एक तरीके से कहिए कि एक माफिया हमले के तौर पे हमला किया, और अपने आर्म फोर्सेस भेज के मदुरो के कैप्चर कर लिया, जो कि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से। बट अमेरिका, चूंकि अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, वो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, जो भी यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन लाएंगे वो वीटो करके उसको रोक देगा, उसके पास सामरिक शक्ति है वगैरह। जिसको अगर आप स्पष्ट कर दें, क्योंकि ये भी तो कहा जा रहा है कि अमेरिका के अदालत और प्रशासन ने यह साबित किया कि ये बहुत बड़े ड्रग तस्कर थे और वहां पे ड्रग का कार्टेल चलाते थे, ये सारी बातें। और यह भी कि जब वहां के राष्ट्रपति को ले जाया जा रहा है, जब कब्जे में ले रही है अमेरिकी सेना, तो किसी भी तरह का काउंटर अटैक नहीं दिखाई देता है। और बहुत सारे अखबारों में भी इस तरह की बातें निकल के आई, मतलब जो इन मामलों को जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जानकार, उनका ये कहना है कि मदुरो को लेकर के लोगों में उस तरह की दीवानगी या लोकप्रिय, मतलब लोग इतना उन पे भरोसा नहीं करते थे जितना कि ह्यूगो चावेज, जिनका आपने नाम लिया, उनके प्रति जो लगाव था, इतना ज्यादा लगाव नहीं है। और कुछ कुछ अखबारों में ये भी निकल करके आया कि वहां के लोग वहां की सरकार से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। थोड़ा इस झाले को भी साफ कर दीजिए, क्या इसमें सत्य है क्या नहीं है? देखिए, 2 चीजें आपने कही, दोनों को मैं एक एक करके पहले दूसरी चीज के बारे में बात करूंगा कि वहां काउंटर अटैक नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले ही कहा कि वेनेजुएला बहुत छोटे कंट्री है, बहुत ही छोटा कंट्री है, उसकी सामरिक शक्ति मजबूत नहीं है। पिछले 2014 से 15 के बाद से उसके ऊपर इतना ज्यादा सैंक्शन है अमेरिका का, और इतना ज्यादा दुनिया की कंपनियों को, दुनिया के देशों को प्रेशर है कि कोई भी आर्थिक तौर पे उसकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। तो अगर, और अमेरिका, एक तरफ अमेरिका है जो दुनिया का सबसे बड़ी महाशक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, उसके पास किसी भी तरीके से सामरिक तौर पे वो कोई दुनिया की शक्ति उसका मुकाबला सीधे सीधे तौर पे नहीं कर सकती। तो अगर हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि वेनेजुएला काउंटर अटैक करेगा अमेरिका के सेना के खिलाफ, तो मेरे हिसाब से ये एक तरीके से नाजायज एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये एक तरीके से
कोई भी आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी देश आत्महत्या करने के लिए नहीं बना है। वो कोशिश करेगा कि जितना टाला जा सके अमेरिका का असॉल्ट उतना टाला जाए। तो वेनेजुएला की तरफ से किसी भी तरह का काउंटर अटैक नहीं होने का एकमात्र कारण यही है कि वेनेजुएला नहीं चाहता कि वो जो भी थोड़ी बहुत में स्थिरता है आर्थिक सामरिक, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए, क्योंकि अगर काउंटर अटैक करते तो अमेरिका को बहाना मिलता पूरी तरीके से आपको बर्बाद कर देने का, नेस्तनाबूद कर देने का। ये बात थी। तो मेरे हिसाब से इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक दूसरी चीज जो आपने कहा कि पॉपुलैरिटी, मदुरो की पॉपुलैरिटी, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहे कि किसी देश में अगर जनता किसी शासक के पक्ष में नहीं है तो कोई तीसरा देश कोई अधिकार है कि वहां जाके उस शासक के खिलाफ कुछ काम करे। तो ये गैर कानूनी इंटरवेंशन है। और जहां तक पॉपुलैरिटी, आप देखिए पिछले 3 दिनों में अगर आप वेनेजुएला में जो वीडियोज आ रहे हैं, जो पिक्चर्स आ रहे हैं, आप देखेंगे कि लाखों लाख लोग, वेनेजुएला बहुत छोटा देश है, जैसे मैंने कहा 2 करोड़ 2.5 करोड़, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आबादी माइग्रेट होकर दूसरे देशों में भी रह रही है, कोलंबिया चली गई, अमेरिका चली गई वगैरह वगैरह। तो 3.5 करोड़ में से अभी 2-2.5 करोड़ के आसपास लोग हैं। उसमें भी रोज पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं लाखों लोग लगातार सड़कों पे उतरे हैं। क्या ये पॉपुलैरिटी का इंडिकेशन नहीं है? पिछले इलेक्शन में भी 51% लोगों ने मदुरो को वोट दिया और मदुरो राष्ट्रपति चुने गए। तो मेरे हिसाब से जो लेजिटिमेट यार्डस्टिक्स हैं, जो सूचकांक है, अगर उसमें देखेंगे तो मदुरो पॉपुलर भी हैं, और इसके बावजूद कि वो अनपॉपुलर होंगे, कोई तीसरे देश को कोई अधिकार नहीं है कि उसमें जाके दखल अंदाजी करे तो और वो मतलब ये इस बात को तो मतलब कोई भी नहीं कह सकता है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा कि आप किसी की राजनीतिक स्वतंत्रता और भौगोलिक अखंडता पर किसी भी देश को हमला करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का। और ड्रग तस्करी के आरोप में भी सबसे बड़ी बिंदु यह होती है कि अगर डिमांड कहीं से होगी तो कहीं ना कहीं से सप्लाई तो होगी, वो दुनिया किसी कोने से हो सकती है। लेकिन मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूँ अजय, उसमें अगर मुझे 30 सेकंड देंगे तो मैं उस पर कहना चाहता हूँ। जो ड्रग तस्करी की बात जो थी, पहली बात, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। अमेरिका के कोर्ट में अगर कुछ प्रूफ होता है तो ये तो मैंने जो प्राकृतिक न्याय है उसका ही एक तरीके से उल्लंघन है। जो आरोपी है उसी के कोर्ट में आप ये साबित कर दें कि वेनेजुएला के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो सही है, तो ये तो मैंने हास्यास्पद है। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय सबूत नहीं है। और अगर हम फैक्चुअली भी देखें तो फेंटेनिल का सबसे बड़ा व्यापार जो होता है वो कोलंबिया से, उसके वेनेजुएला का पड़ोसी देश है, वहां से होता है, या बाकी दूसरे अगल बगल के देशों से होता है। वेनेजुएला के से कोई तरह का व्यापार हो, इसका कोई भी प्रमाण अब तक नहीं है। बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग एक हथियार है, एक आरोप है जो अमेरिका समय समय पे अपने विरोधियों के खिलाफ लगाता है, और वो क्योंकि फेंटेनिल सबसे ज्यादा अमेरिका में ही बनता है, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, बात को बढ़ाते हैं। ये भी देखा जा रहा है, आरोप लग रहा है वेनेजुएला पे कि वहां पे चीन का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था। चीन वहां से बहुत ज्यादा तेल की खरीदारी कर रहा था, और चीन का भी इन्वेस्टमेंट वहां पर बहुत ज्यादा होते जा रहा है। तो इसको भी कम करने के लिए अमेरिका ने हमला किया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे वेनेजुएला एक स्वतंत्र देश है, अगर वो किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहता है तो वो उसका अधिकार है। अगर आपको उससे दिक्कत है तो आप उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो एक्सेप्टेड वेज है वो क्या है कि आप वेनेजुएला के साथ राजनीतिक संबंध बनाइए, उनसे व्यापारिक संबंध बनाइए, और उनको बेसिकली चीन को काउंटर कीजिए, जो तरीका है आमतौर पे करने की जरूरत। इसका कि चीन के साथ व्यापार बढ़ रहा है, इसलिए हम उसके ऊपर सामरिक हमला कर दें और उसके संसाधनों को अपना संसाधन घोषित कर दें, तो ये बेसिकली एक तरीके से साम्राज्यवादी समझ को दर्शाता है। ये कोई ना तो इसमें कोई लॉजिक है, ना तो इसमें कोई तर्क, ना कोई इसमें मैंने वैधता है, ना इसमें लेजिटिमेसी है, और ना ये तर्क भी नहीं है। ये बेसिकली माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हुई है, और इसके पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं। लेकिन यहां पर यह तो दिखता है ना कि अमेरिका जो इस तरह के कदम उठा रहा है,
जैसे कि आपने कहा कि वह वही प्रस्तुत कर रहा है आज के समय में भी कि वह साम्राज्यवाद को लेकर के चलने वाला एक देश है, अपनी ताकत के बलबूते जो मर्जी करेगा वो करने के लिए तैयार है, किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कानून को नहीं अपनाने वाला। अब आप ये बताइए कि यह जब स्थिति दिखाई दे रही है कि एक ताकतवर मुल्क इस तरह के हथकंडे अपनाता है, इस तरह के कदम उठाता है, तो जो अन्य ताकतें हैं दुनिया की, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही? जिसमें सबसे बड़ा चीन है, भारत भी अपनी आबादी और अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को लेकर देखा जाए तो एक दबदबे वाला देश है, इसकी क्या प्रतिक्रिया आई है, थोड़ा इसे बताइए। देखिए, जहां तक चीन की बात है, चीन ने तो विरोध किया है, बट चीन का हम जानते हैं कि सामरिक तौर पे वो दुनिया में कहीं भी इंटरवेंशन के पक्ष में नहीं है, उसकी नीति रही है हमेशा से। बट जितना राजनीतिक तौर पे जिसको एक तरीके से मल्टीलेटरलिज्म जिसको हम कहते हैं, बहुध्रुववाद, उसके समर्थन में रहा है चीन, तो चीन ने तो विरोध किया है जितना कर सकता। रशिया ने भी विरोध किया है, ये दो देश। लेकिन हम अगर भारत का रिस्पॉन्स देखें, वो बहुत ही एक तरीके से कहिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक तरीके से हतोत्साही रिस्पॉन्स है, क्योंकि उसने भारत ने कोई साफ साफ स्टैंड नहीं लिया है अमेरिका के दखलंदाजी का वेनेजुएला में। इसके बावजूद कि वेनेजुएला थर्ड वर्ल्ड ग्लोबल साउथ, जिसका इंडिया एक तरीके से नेतृत्व करने की कोशिश करता है बार बार, उसका हिस्सा है। उसके वेनेजुएला के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। इन सब के बावजूद भी अगर हमने कोई स्टैंड नहीं लिया तो ये बहुत दुखद स्थिति है। जहां तक यूरोप की बात है, तो हम जानते हैं यूरोप सामरिक और आर्थिक तौर पे अमेरिका पे बहुत ज्यादा निर्भर रहा है, और पिछले कुछ सालों में एक तरीके से हम देखते हैं कि एक तरीके से झुकाव है यूरोप का हर मामले में अमेरिका के पक्ष में बात करने का। एक तरीके से वो अलाई है, वो नेटो के ज्यादातर यूरोपियन देश नेटो के भी मेंबर हैं, तो वो खुल के अमेरिका का विरोध ऐसे भी नहीं कर सकते। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिहाज से भी वो पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई है कि यूरोप जैसे शक्तिशाली अगर महाद्वीप की बात करें, महाद्वीप के तौर पे महाद्वीप ने भी अमेरिका का बेसिकली पिछलग्गू होना स्वीकार किया है, इस जगह कि खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रखवाली का काम कर, वकालत की जाए। जी, अब आपसे अंतिम सवाल ये होगा, दो प्रश्न है मेरे। एक तो बताइए कि अब भविष्य क्या आपको दिखाई दे रहा है ये अमेरिका और वेनेजुएला के संघर्ष का, और दूसरा आप ये बताइए कि अंततः यह पूरे वैश्विक ऑर्डर को लेकर के और पूरी दुनिया को लेकर के किस तरह की चिंता को प्रस्तुत कर रहा है ये पूरा मामला। देखिए अजय जी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बात सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है। हमने पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें, ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने जो चीजें की हैं, जैसे पैलेस्टाइन के साथ जो हुआ, एक तरफा लड़ाई की गई, पैलेस्टाइन हो, लेबनान हो, सीरिया के कुछ हिस्से हो, इजराइल को पूरी खुली छूट दी गई कि वो जो चाहे जैसे चाहे सारे कानूनों को, सारे नॉर्म्स को धत्ता बताते हुए उनके ऊपर अपनी मनमर्जी से काम कर सके। ईरान के ऊपर हमला किया गया और फिर से ईरान को एक तरीके से धमकी दी गई है कि अगर आपके यहाँ कुछ होगा तो हम आपके यहाँ अटैक करेंगे वगैरह वगैरह। आपको अपनी सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए हथियार बनाने की भी, पहले न्यूक्लियर की बात हो रही थी, अब बैलिस्टिक मिसाइल की बात होने लगी, तो गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। पर मुख्य बात है कि अटैक आप टारगेट में हैं, आप तैयार रहिए। तो हम देख रहे हैं कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों में जिस तरीके से दुनिया में एक तरीके से एक ध्रुवीयतावाद जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बना था, उसको चैलेंज एक तरीके से किया चाइना, रशिया और भारत जैसे देशों के उभार ने। तो इस जो विश्व में जो इन्होंने दबदबा बना के रखा था, जो एक ध्रुवीयतावाद के समर्थक हैं, जो खास करके अमेरिका, वो नहीं चाहता कि इस तरीके की बहुध्रुवीयता पैदा हो दुनिया में। और जहां भी बहुध्रुवीयता को जो भी जैसे भी बल मिलेगा, हम उसकी कोशिश है कि उसको कमजोर की जाए। अब देखिए, ईरान या वेनेजुएला दोनों ही उस बहुध्रुवीय विश्व की संकल्पना के हिस्से के तौर पे उभर रहे थे। चाइना और रशिया के साथ
उनका बहुत अच्छा एक तरीके से कहिए लिंक भी था। तो दुनिया में जो एक तरीके से बैलेंस की राजनीति जो उभर रही थी, अमेरिका के डोमिनेंस को चैलेंज करने की जो राजनीति उभर रही थी, उसके खिलाफ अमेरिकी साम्राज्यवाद ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हल्ला बोल दिया है। और इसी का यही जो पैलेस्टाइन में हुआ, जो ईरान में हुआ और जो वेनेजुएला में हो रहा है अभी, ये बेसिकली उसी पैटर्न को दर्शाता है कि साम्राज्यवाद एक तरीके से बहुत ही डिफेंसिव स्थिति में है और वो अपनी ताकत को कमजोर नहीं होने देने की हर कोशिश कर रहा है। और इसीलिए जहां जहां मौका मिल रहा है वो उस पे पूरी ताकत से उस पे हमला कर रहा है, चाहे किसी बहाने से। तो एक तरीके से कहिए ये साम्राज्यवाद के डिफेंस का दौर है, और जब ताकतवर डिफेंसिव हो जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है बाकी दूसरे देशों के लिए, और बिल्कुल वही चीज हो रही है मेरे हिसाब से। बहुत 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 शुक्रिया आपको इस विषय पर हिंदी में विस्तार से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।